अब तो मैंने भी कैमरा ले लिया, मैं भी पीटर मैकेनिक बन जाऊंगा। हाँ भाई ले आया कैमरा। हाँ भाई ले आया कैमरा। चल बढ़िया। अच्छा ये बता, तूने कभी पहले कैमरा चलाया है? चलाया तो नहीं है, लेकिन अब ले लिया है तो चला लेंगे। अबे वो कचरा सेट, कैमरा लेने से कुछ नहीं होता, सेटिंग तो तुझे पता नहीं है, तू बनेगा पीटर मैकेनिक है। अब तो सीखना ही पड़ेगा कैमरा सेटिंग, वो भी एक ही दिन में। अब फिर क्या, सीधा लैपटॉप उठाया और देखने लगा कैमरा सेटिंग की वीडियोस। बट आफ्टर 10 मिनट मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं रील्स कब देखने लगा। अब फिर से वीडियोस देखे और वो देखने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे सेटिंग्स में सिर्फ 5 चीजें इंपॉर्टेंट है: ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, वाइट बैलेंस एंड ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। फिर उठाया मैंने अपना कैमरा और निकल गया बाहर शूट करने। पर बाहर निकल के पता लगा कि टेम्परेचर तो 35 डिग्री हो रखा है। तो भाई देखो, ऊपर तो बहुत गर्मी है, ऊपर तो शूट होने वाले हैं, तो इंडोर ही चलते हैं, वहीं कुछ शूट करके देखते हैं। फिर मैंने किया नॉर्मल लाइटिंग सेटअप, मतलब एक रिंग लाइट ताकि लाइट प्रॉपर रहे और एक रिम लाइट। और जैसे ही कैमरे को ऑन किया ना तो पता लगा कि इसमें ऑटो फोकस ही नहीं है। फिर आधे घंटे शौक मनाने के बाद और कैमरा को 2-3 थप्पड़ मारने के बाद जुगाड़ लगाया, एक पानी की बोतल ले ली और उस पर ये रिंग लाइट का स्टैंड का बॉक्स अटका दिया। फिर मैंने उस बॉक्स पे फोकस कर दिया और जब शूट स्टार्ट किया ना तो बॉक्स को हटा के वहां पे मैं खुद बैठ गया और हो गया मैं फोकस में। अब सबसे पहले आता है ISO, मतलब अगर तुम्हारे फ्रेम में या लोकेशन में लाइटिंग की कमी पड़ गई है ना तो तुम्हें अलग से लाइट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिंपली ISO को बढ़ा देना है और जो तुम्हारा कैमरा है ना वो खुद से उसमें लाइटिंग ऐड कर देगा, जिससे तुम्हारा फुटेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसकी लाइटिंग की जो कमी थी वो भी सही हो जाएगी। लेकिन इसकी एक बुराई भी है, जब भी तुम ISO को 800 से ऊपर बढ़ाते हो ना तो तुम्हारे फुटेज में या फ्रेम में इतनी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर देगा, तुम्हें वो फुटेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज कैमरा आर्टिफिशियल लाइट को तुम्हारे फ्रेम में ऐड करता है, जिससे नॉइस तो होना ही है। पर तुम्हें हर जगह ISO को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम आउटडोर शूट कर रहे हो ना तो तुम्हें शायद ही ISO को यूज करने की जरूरत कभी भी पड़ेगी, बिकॉज आउटडोर में ना लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग तुम्हें मिल जाएगी। तो ये वाला शॉट तुम देख सकते हो, मैंने आउटडोर लिया हुआ है और बिल्कुल मैंने ISO को मिनिमम रखा हुआ, मतलब 100 रखा हुआ, और तब भी इतनी मस्त लाइटिंग आ रही है हमारे फुटेज में। लेकिन बात करें अगर इंडोर शूट की तो भाई साहब तुम्हें ISO को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे, और अगर बात करें इंडोर शूट की तो भाई साहब हमें ISO को बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि रूम में ना इतनी ज्यादा लाइटिंग अच्छी नहीं होती और इतना पैसा थोड़ी है कि डायरेक्टर्स की तरह बहुत सारा लाइट्स ले आए। बट कोशिश करो कि जब भी तुम इंडोर शूट करो ना तो एक मिनिमम लाइट से तुम्हारा काम चल जाए और तुम ISO को 400 या 500 तक बढ़ा सकते हो। बट अगर तुमने इससे ज्यादा बढ़ा देना तो तुम्हारा फुटेज किसी काम का नहीं रहेगा। सो जब भी शूट स्टार्ट करो तो सबसे पहले ISO को चेक करो, हमेशा 100 रहे और अच्छी लाइटिंग में शूट करने का कोशिश करो। पहले हमको लगता था कि लोग ये गोला क्यों घुमाते हैं, अब पता लगा कि ये गोला नहीं अपर्चर होता है, जिससे तुम्हारा फोकस कंट्रोल होता है कि तुम्हें आगे फोकस करना है, पीछे फोकस करना है। और तुम्हारे लेंस पे एक ऑप्शन होगा, एक होगा AF और एक होगा MF। AF मतलब होता है ऑटो फोकस और MF मतलब होता है मैनुअल फोकस। ऑटो फोकस में कैमरा अपने आप फोकस कर देता है और मैनुअल फोकस में तुम्हें खुद गोला घुमा के फोकस करना पड़ता है। बट अगर तुम ऑटो फोकस का यूज करते हो ना तो तुम्हें पता होगा कि मैक्सिमम टाइम गलत फोकस करता है और ऑटो फोकस से तुम सीख भी नहीं सकते, क्योंकि फोकस करना फोटोग्राफी में काफी ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हें फोकस अच्छी तरीके से करना आता है कि नहीं। सो अगर तुम कोई नॉर्मल B-रोल या कोई नॉर्मल सी वीडियो शूट कर रहे हो तब तुम ऑटो फोकस का यूज कर सकते हो। बट अगर तुम्हें कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट शूट कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो शूट कर रहे हो तो तुम्हें मैनुअल फोकस कर देना है। अब देखो, अगर इसको मैं राइट साइड घुमाऊंगा तो ये यहाँ फोकस करेगा और अगर लेफ्ट साइड घुमाऊं तो ये कुछ ऐसा फोकस करेगा। सो तुम्हें इसको हमेशा मैनुअल पे रखना है ताकि तुम इसको अपने हिसाब से जहाँ फोकस करना है वहाँ कर सको। और अगर तुम्हें ऑटो भी करना है तो कोई मेहनत नहीं है, बस एक बटन टक स्टार्ट करो। अब शटर स्पीड ना रस्सी का काम करती है। तुम्हें जब भी किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है तो रस्सी ही काम आती है। अब पता लगा कि पहले लोग किडनैप करते तो रस्सी का यूज क्यों करते थे। सो तुमने देखा होगा कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इन सब में कितनी तेज मूवमेंट होती है और जब भी तुम्हें इसको कैप्चर करना होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। बट स्पोर्ट्स में ना बहुत ज्यादा महंगे लेंस का यूज करा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा शटर स्पीड को तुम बढ़ा सकते हो अपनी ओर से। लेकिन अगर तुम मिड रेंज कैमरे का यूज करते हो ना तो उसमें शटर स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ती। तुम्हारे कैमरे में जितना ज्यादा शटर स्पीड करा होगा ना वो उतना ही क्लियर फोटो क्लिक करेगा। और अगर तुम्हारा शटर स्पीड कम है ना तो तुम्हें भी चक्कर आने में देरी नहीं लगेगी। पर इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि जब भी तुम शटर स्पीड को ज्यादा बढ़ाते हो ना तो तुम्हारे फ्रेम में लाइटिंग बिल्कुल कम हो जाती है और तुम्हारे फ्रेम में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बिकॉज जब भी तुम शटर स्पीड को बढ़ाते हो ना तो शटर हमारा थोड़ी देर के लिए खुलता है और इससे वो ज्यादा लाइट कैप्चर नहीं कर पाता हमारे फ्रेम के लिए। इसको यूज करने का सिंपल सा रूल है, तुम्हारा जितना भी फ्रेम रेट है ना, या 30 FPS या 60 FPS, तुम्हें बस उसका डबल शटर स्पीड रख देना है। अब मान लो मैं 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा शटर स्पीड 125 या 120 होगा। तुम शटर स्पीड का यूज करके ना रात को बवाल मचा सकते हो। कैसे, ये देखो।
वाइट बैलेंस ना तुम्हें सूरज और चांद दोनों बना सकता है, बस डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या बनना है। अब सिर्फ एक स्लाइड से ना तुम अपने फुटेज में या तो बिल्कुल ब्लू टोन ऐड कर सकते हो या बिल्कुल ऑरेंज टोन ऐड कर सकते हो। अगर तुम स्लाइडर को माइनस साइड करते हो तो तुम्हारी फुटेज में बिल्कुल ब्लू टोन आती जाएगी, और अगर तुम्हें ऑरेंज टोन डालनी है तो तुम्हें प्लस कर देना। और देखो यहाँ से हमारी फुटेज बिल्कुल ऑरेंज होती जा रही है। और अगर तुम्हें इसको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं जो अलग अलग काम करेंगे। तुम्हें अपने फुटेज के हिसाब से देख लेना है कौन सा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और तुम्हें इसको बिल्कुल सटल यूज करना है। और अगर तुम स्लाइडर को बिल्कुल ही माइनस और प्लस कर देते हो ना, तो बहुत ही गंदा इफेक्ट आएगा तुम्हारी वीडियो में और वो बिल्कुल अननेचुरल लगेगा। सो जब भी इसका यूज करो तो अपनी लाइटिंग और अपनी वीडियो के फील के हिसाब से इसे यूज करो। अब जिस चीज के लिए हर कोई डीएसएलआर के पीछे पड़ा है वो है अपर्चर। काफी लोगों को यही नहीं पता कि अपर्चर और एफ सेम होता है, और अपर्चर मतलब होता है ब्लर, कि तुम्हें कितना ब्लर अपनी फोटो या वीडियो में ऐड करना है। अब तुम्हारे कैमरे में जितना कम अपर्चर होगा ना, तुम्हारी फोटोज और वीडियो में उतना ही ज्यादा ब्लर होगा। और अगर तुम महंगे लेंस की बात करोगे ना, तो उनमें अपर्चर 2 तक चला जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल लेंस लेते हो तो उसमें 5.6 तक ही जाता है, जिससे तुम्हें ब्लर थोड़ा कम मिलता है और तुम्हारी वीडियो फोटो में शार्पनेस थोड़ी कम रह जाती है। देखो मेरे कैमरे में ना लास्ट अपर्चर 5.6 है। सो अगर मैं इसको बिल्कुल एंड तक कर दूं तो देखो इसमें बिल्कुल भी ब्लर नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसका अपर्चर बिल्कुल कम कर दूं तो देखो कितना बढ़िया ब्लर इसमें आ रहा है। और मैक्सिमम कैमरे में ना ये हमेशा 16 पे होता है, जिससे लोगों की डीएसएलआर वाली फोटोज भी ऐसी आती है और उन्हें लगता है कि डीएसएलआर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट तुम अगर सिर्फ अपर्चर को ठीक करना सीख गए ना, तो 50% फोटोज तुम्हारी ऐसे ही बढ़िया आ जाएगी। आई मीन वीडियोज भी। solve problems and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming.